नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा और बात करेंगे एक आखिरकार कब थमेगा नक्सलवाद का सिलसिला। अभी 20 दिन पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ पर हमला कर 24 लोगों की जान ले ली थी। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला कर नक्सलियों ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और अब दुस्साहस का परिचय देते हुए बिहार के जमुई में आज ट्रेन को ही निशाना बना डाला। पटना धनबाद अप इंटरसिटी ट्रेन में किऊल झाझा रेलखंड पर भलुई स्टेशन के पास 100 से 150 की संख्या में नक्सलियों ने ट्रेन पर हमला किया और काफी देर तक गोलीबारी की। हमले में कई लोग घायल हो गए। हमले के दौरान जीआरपी और नक्सलियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। हजारों राउंड फायरिंग भी हुई। रेल अधिकारियों ने भी इस हमले की पुष्टि की है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार आरपीएसएफ के जवान सुखनाथ देवनाथ की मौत हुई है। वहीं पटना के पत्रकार नगर थाना में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित अमित कुमार की मौत की भी सूचना है। तीसरी मौत एक यात्री की हुई है। यात्री की पहचान पूर्णिया के सरवर इस्लाम के रूप में की गई है। वे महिंद्रा फाइनेंस में काम करते थे। पटना के एक और यात्री के घायल होने की सूचना है, जिसका नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है। नक्सलियों ने हमले के दौरान पुलिस बल से हथियार भी लूट लिए। खबर है कि एक असॉल्ट राइफल और एक इंसास राइफल के लूटे जाने की भी सूचना मिली और बताया जाता है कि ट्रेन का चालक पूरी तरह से सुरक्षित रहा, हालांकि ट्रेन के गार्ड केपी सिंह गोली लगने के कारण घायल हो गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये नक्सलवाद कब तक, और इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश, ये नक्सलवाद कब तक। नक्सलियों ने एक बार फिर दुस्साहस दिखाते हुए जमुई में दिन दहाड़े ट्रेन को निशाना बनाया है। पटना धनबाद अप इंटरसिटी ट्रेन में भलुई स्टेशन के पास करीब 100 से 150 की तादाद में आए नक्सलियों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने काफी देर तक गोलीबारी की। खबर है कि गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरपीएफ के जिस जवान की मौत हुई उसका नाम सुखनाथ देवनाथ है। पटना के पत्रकार नगर थाना में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित अमित कुमार की भी मौत की खबर है। इसके अलावा एक यात्री की भी मौत की खबर है। इसकी पहचान पूर्णिया के सरवर इस्लाम के रूप में की गई है। वे महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड में काम करते थे। पटना के एक और यात्री के घायल होने की सूचना है, जिनका नाम मनोज कुमार बताया जाता है। मनोज गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी है। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस के हथियार भी लूट लिए हैं। एक असॉल्ट राइफल और एक इंसास राइफल के लूटे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ट्रेन का ड्राइवर सुरक्षित है, हालांकि गार्ड केपी सिंह गोली लगने से जख्मी हुए हैं, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। गार्ड का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। कैसे रिपोर्टर कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन पर नक्सली हमले के संबंध में दानापुर जोन के डीआरएम ने क्या कुछ कहा, यह सुनते हैं। और दानापुर जोन के डीएम साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि जो कुछ घटना हुई है उसके मुताबिक उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। इनकाउंटर काफ़ी देर चली। इसमें अनफॉर्चुनेटली तीन डेथ हुए हैं और एक ग्रीवियस इंजरी है। 5 लोग का सिंपल इंजरी है। 15-14 में ये इसको नॉन स्टॉप हम लोग क्यूल ले आए बिना वैक्यूम के, क्योंकि उन्होंने कई जगह ब्रेक पाइप काट दिए थे। तो बिना ब्रेक के हम लोगों ने ट्रेन को क्यूल ले आए हैं। क्यूल में फर्स्ट एड दिया जा रहा है, तो ग्रीवियस को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। सारे सिविल के लोग भी पहुंच गए हैं। हमारी भी एआरटी झाझा से दानापुर से दोनों जगह से पहुंच गई है। सारी टीम वहां पर है। ड्राइवर मेरे सुरक्षित रह गए थे, उन्होंने कैब बंद कर लिया था। गार्ड को शोल्डर से स्क्रैप करता हुआ चला गया था बंदूक, तो गोली, तो वो ग्रीवियस इंजरी नहीं, सिंपल इंजरी है। और आखिरकार नक्सलियों ने फिर दिखाने की कोशिश की है कि उनका वजूद कितना मजबूत है। हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त, उनसे हम आपका परिचय करा देंगे। हमारे साथ है सरवर जहां फातिमा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही
प्रेमरंजन पटेल साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और सर्वोदय शर्मा जी हैं सीपीएम के नेता हैं, और हमारे साथ संपादकीय कक्ष से जुड़ चुके हैं आर्य न्यूज़ के संपादक अभिरंजन कुमार जी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे सर्वजहाँ फातिमा जी आपके पास। ये क्या स्थिति है आखिरकार? नक्सलवाद पर लगातार बहसें छिड़ती हैं, टीवी पर कार्यक्रम होते हैं घंटों भर के, लेकिन नक्सली अब आम लोगों को निशाना बनाने लगे हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर। देखिए, नक्सलवाद एक बहुत बड़ी भारी समस्या है हमारे लिए। अब धीरे धीरे एक तरह से ये नासूर बनता जा रहा है हर स्टेट में। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया था, उसके लिए कोई भी स्टेट तैयार नहीं हो पा रहे हैं। स्टेट को ऐसा लगता है कि शायद हमारी मिल्कियत छीन रही है या फिर हमारे लॉ एंड ऑर्डर में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, हालांकि ऐसी चीज़ें ये नहीं थी। आप कोलैबोरेशन के साथ भी काम कर सकते थे, ये ऑप्शन भी है उसमें कि अगर आप 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम को यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि वो आकर के अपना, जैसे कि खुफिया रिपोर्ट वो ले और उनकी टीम आवे, जो एंटी टेररिज्म टीम है वो आकर के यहाँ पे वो ऑपरेशन करे, अगर आप इसके लिए रेडी नहीं होते हैं तो आपकी जो यहाँ पे पुलिस फोर्स है और सेंटर की पुलिस फोर्स, ये दोनों मिलकर के भी काम कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन में था। लेकिन स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जो जिस पार्टी की होती है और स्टेट में अगर वो गवर्नमेंट नहीं है, तो इन दोनों को लगता है, इन स्टेट वालों को लगता है कि शायद हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की कैपेसिटी है या फिर हमारी जो यानी कि तारतम्य का जो अभाव है उसका नुकसान यहाँ पर हो पाता है। फातिमा जी, हम आएंगे आपके पास, लेकिन समय की कमी है, सबको समय देना है। फातिमा जी यहाँ पर एक बुनियादी चीज जान लीजिए कि हमारी जो बिहार पुलिस फोर्स है वो पूरे तौर पे इक्विप्ड नहीं है नए जमाने के जो एक सामने जो उनके जिस बिल्कुल जो हथियार उनके पास है वो नहीं है। ना तो इनके पास थाने में सुविधा है, ना इनके पास वैसी जीपें हैं जिसका वो मुकाबला, ना वैसा वेपन है जिससे वो मुकाबला कर सके। तो कहीं ना कहीं मोरली डाउन होते हैं हमारे पुलिस फोर्स, जिसकी वजह से वो मुकाबला नहीं कर पाते और उनकी हमेशा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमरंजन साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, संजोग से यह जो नक्सली घटना हुआ है, मैं जहां से विधायक हूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर इलाका पड़ता है, यानी कि जमुई के बाद जो मेरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहीं यह घटना हुई है। 2010 में भी इस प्रकार की घटना हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जहां 8 पुलिस वाले मारे गए थे, 4 बंधक बनाए गए थे, उसमें से 1 की हत्या हुई, 3 बाद में छोड़े गए। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, और केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर में। अभी जिसकी चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जो है से कांग्रेस की इतनी बड़ी जो रैली हो रही थी और काफिला जा रहा था, उस पर हमला किया गया। और केवल छत्तीसगढ़ बिहार का मामला नहीं है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, ऐसे कई राज्य हैं जो ऐसे जहां इस प्रकार की गतिविधियां हैं, और पूरी तरह से नक्सल प्रभावित हो गया है पूरी तरह से। जो ऐसे ये मामला केवल स्टेट का मामला नहीं बनता है, कहीं से जो ऐसे या स्टेट अपने बलबूते पर कहीं से इस पर काबू नहीं पा सकती है। ये राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय मुद्दा है नक्सलवाद जो है। इसको जब तक केंद्र की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। सरकार, केंद्र की सरकार तो जो चुपचाप गूंगी बैठी हुई है, केवल देखती है जो ऐसे। कहीं आज तक जो ऐसे इतना बड़ा जो ऐसे घटना हो गया और उन्हीं के दल के लोगों के साथ जो ऐसे इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में हो गया। आज जो है से उनको कुछ लग रहा है कि हमारे पार्टी के लोगों के साथ हो रहा, तो आरोप प्रत्यारोप केवल राज्यों के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य का मामला नहीं बनता। हमारे पास समय भी नहीं है, देश का हम सर्वोदय जी आपके पास आ रहे हैं। और सर्वोदय जी आप बताएं, जब तक भारत सरकार इसको नहीं चाहेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए जहां विकास अवरुद्ध है, विकास नहीं गया है, वहां गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, जिसके इतनी महत्वपूर्ण बहस को बर्बाद न करें। आप दोनों से मेरी ये प्रार्थना है कि इतने मासूम लोग मारे गए हैं, इतनी महत्वपूर्ण विषय पे सिर्फ लड़ाई मारपीट करके कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। सर्वोदय जी, 1 मिनट, सर्वोदय जी के पास हम आएंगे। सर्वोदय जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वास्तव में यह सीपीआईएम के लिए और तमाम राजनीतिक दलों के लिए और बिहार की तमाम जनता के लिए गहरी चिंता की बात, और इसको कानून व्यवस्था का सिर्फ प्रश्न समझकर केंद्र और राज्य सरकार की बात पर और आपस में आरोप प्रत्यारोप करने से इसका हल नहीं निकलेगा। अभी पटेल जी ने जिस घटना की चर्चा की कुछ दिन पहले, जिसमें 4 बंधक बनाए गए थे, उस सवाल पर मुख्यमंत्री जी ने
एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और मैंने अपने दल की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि ये सवाल कानून व्यवस्था का सिर्फ नहीं, कानून व्यवस्था का भी सवाल है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक राजनीतिक प्रश्न है। और राजनीतिक स्तर पर जब तक सभी दल और सभी जनतंत्र प्रिय लोग आपस में मिल करके इसके खिलाफ एक राजनीतिक अभियान पूरे राज्य में नहीं चलाएंगे, तब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैंने कही थी, विकास की आप लंबी चौड़ी बातें करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लेकिन वो ज़मीन तक नहीं पहुंचता है। और जब ज़मीन तक नहीं पहुंचता है तो गरीब और गरीब हो जाते हैं, अमीर और अमीर हो जाते हैं, और शोषण की चक्की जब तेज होती है तो ऐसी उर्वरा भूमि वो प्रदान करती है जिसमें ये नक्सली रह पाते हैं। जिस घटना की चर्चा पटेल जी ने की पिछले दिनों की, उसी घटना में एक बात बहुत मार्के की आई कि पीने का पानी की कठिनाई थी और नक्सलियों ने चंदे करके कुआं खुदवा दिया। अब बताइए बिहार सरकार पर क्या भरोसा होगा, केंद्र सरकार पर क्या भरोसा होगा? तो आम जनता का भी एक हिस्सा अगर आज उनके पीछे चला जा रहा है, लेकिन वही आम जनता, आपने कुआं खुदवाने की बात कही है, चला जा उसी रहा आम है। जनता को गोली मारी यहाँ हाँ, पर नक्सलियों तो ने आज। वही मैं कह रहा हूँ। जी। देखिए, ये नक्सली तो पूरी तौर पर राजनीतिक रूप से खोखले हैं जी, क्योंकि क्रांति कभी भी खुद कुछ एक गिरोह नहीं कर सकता। चाहे मार्क्स हो, लेनिन हो, माओ त्से-तुंग हो, हो ची मिन्ह हो, सबों ने कहा है क्रांति तो जनता करती है। विचार अगर एक गिरोह हो गया और वो समझ ले कि आज क्रांति कर देंगे तो क्रांति नहीं होगी। क्रांति तभी होगी जब जनता में वो विचार प्रवेश करेगा, जनता स्वीकार करेगी और तब वो बड़ा परिवर्तन आता है। चलिए तो इनकी देखते हैं समझ तो क्रांति गलत कब है आती ही। है। हम सीधे चलेंगे आर्यन न्यूज संपादक अभिरंजन कुमार साहब के पास। अभिरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो घटनाएं हुई हैं यहाँ, क्या बिहार सरकार और या केंद्र की सरकार की लड़ाई लड़वा कर इन सभी चीज़ों को दूर किया जा सकता है, या फिर इस मसले का हल निकालना होगा? नहीं, हल देखिए बिल्कुल निकालना होगा। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब इस तरह से ट्रेन पे हमला किया जाता है। ट्रेन के गार्ड को गोली मार देने से, ट्रेन के यात्रियों को गोली मार देने से या उनको बंधक बना लेने से दुनिया में किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि सीआरपीएफ जवानों की जीप उड़ा देने से भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। चंद नेताओं को मार देने से भी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। और आप जो है पुलिस के जवानों के पेट चीर कर अगर आप उसमें बम प्लांट कर देंगे तो इससे भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। बात यह है कि इससे आपका कैरेक्टर और आपकी दिशाहीनता का पता चलता है। आप अपनी दिशाहीनता को, आप अपने पथभ्रष्ट होने को, आप जो है कुछ मुद्दों का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, ये बात समझ में आती है। आप इस तरह की हरकतें करके बहुत सारे लोगों को जिनको आपके मुद्दों से सहानुभूति है, ऐसे लोगों की भी सहानुभूति आप खोने का काम करते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जल जंगल ज़मीन के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, मजदूरों और आदिवासियों के सवाल पर जो लोग राज्य सरकार को और देश की सरकारों को घेरना चाहते हैं, व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाना चाहते हैं और उनको लगता है कि नहीं, बड़े पैमाने पर कुछ न कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इस तरह के लोग जो मुद्दों के आधार पर आपके कहीं न कहीं साथ खड़े रहते हैं और कहीं न कहीं आपसे सहानुभूति रखते हैं, आप उनसे अपनी सहानुभूति गंवाते हैं और आप कहीं न कहीं जाकर आतंकवादियों की कतार में खड़े हो जाते हैं। अगर आप पेट चीर कर उसमें बम प्लांट कर देंगे तो आपको कोई कैसे कहेगा कि आप किसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं? फिर तो आप आतंकवादी हैं। अगर आप जो है किसी पार्टी के काफिले पर हमला करके 4-5-6 नेताओं को मार दें और बाकी आम लोगों की भी हत्या कर दें 25-30 की संख्या में, तो आप आतंकवादी हैं। अगर आप ट्रेन पर हमले करना शुरू कर देंगे तो आप आतंकवादी हैं। आप अगर पटरियां उखाड़ना शुरू कर देंगे, फिश प्लेटें गायब करना शुरू कर देंगे तो आप आतंकवादी हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे अपनी सरकारों के स्तर से वो दृष्टि, वो दूरदर्शिता नहीं दिखाई देती है, चाहे वो घटिया राजनीति की वजह से, स्वार्थ की राजनीति की वजह से, भ्रष्टाचार की राजनीति की वजह से, 7 पुश्तों के लिए दौलत इकट्ठा करने की राजनीति की वजह से, चाहे जिस भी वजह से हो, वो विजन हमें दिखाई नहीं देता अपनी सरकारों में, वो दृष्टि नहीं दिखाई देती। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आज ये अचानक नहीं हो गया कि आपके मुल्क में 640 ज़िले हैं और उसमें से करीब करीब 200 ज़िलों में नक्सलवाद या माओवाद, आप उसको जो भी नाम दें, वो पैर पसार चुका है। आपके मुल्क में 28 राज्य हैं तो उनमें से 9 राज्यों में आपका नक्सलवाद या माओवाद पैर पसार चुका है। तो आप देख रहे हैं कि आपके देखते देखते और आपकी बड़ी बड़ी बातों
बातें करते करते आप लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री भी कहता है माओवाद सबसे बड़ी समस्या, भारत का गृह मंत्री भी कहता है नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या, भारत का गृह सचिव भी कहता है कि नक्सलवाद से पूरी सख्ती से निपटेंगे। और इन सारे सख्त लोगों के सख्ती से निपटने के दावों के बावजूद आप देखते हैं कि भारत का नक्शा जो है लाल होता चला गया। भारत के नक्शे पर नक्सलवाद और माओवाद के पैर जो है पसरते चले गए। तो इससे लगता है कि ये खोखले लोग हैं, ये दिशा विहीन लोग हैं, ये पथभ्रष्ट लोग हैं। जितने पथभ्रष्ट हमारे नक्सलवादी और माओवादी हैं, उतनी पथभ्रष्ट हमारी सरकारें हैं, उतना पथभ्रष्ट हमारा प्रधानमंत्री, उतना पथभ्रष्ट हमारा गृह मंत्री, उतना पथभ्रष्ट हमारा गृह सचिव और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सारे लोग हैं। मैं आपको बताऊं कुछ चीजें जो हमारे जैसे मामूली लोगों की समझ में आता है। आपके पास इस तरह की स्टडी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान भर में जो है नक्सलवादियों के और माओवादियों के कितने फ्रैक्शंस काम कर रहे हैं। ये सारे फ्रैक्शंस में कौन कौन है जिनको कम से कम बातचीत की टेबल पर लाया जा सकता है, कितने तरह के नक्सलवादी होते हैं, इन सारी चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप सारे लोगों को नहीं कह सकते, नक्सलवादियों के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं आप सारे लोगों को नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी हैं। उनमें कुछ प्रतिशत होंगे। अगर 100 नक्सलवादियों की मैं बात करूं तो उसमें 2 या 4 या 5 या मैक्सिमम 10 होंगे जिनको आप हार्डकोर नक्सली कह सकते हैं। 70-80 वैसे नौजवान हैं हमारे जो रोजगार के अभाव में, पैसे के अभाव में, गरीबी की वजह से 2-3 हजार रुपया महीना दे दिया, 4 हजार रुपया महीना दे दिया या छोटा छोटा लॉलीपॉप उनके परिवारों को दे दिया तो बंदूक ढोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के नौजवानों को तो आप अपनी विकास योजनाओं से, उनके प्रति जो है रोजगार की योजनाओं से आप कुछ इस तरह की चीजें चलाकर जो है उनके पुनर्वास की योजनाएं चलाकर आप उनको तो आइसोलेट कर सकते हैं नक्सलवादियों से। इसके बाद कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो नक्सलवादियों के डर की वजह से उनका सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। नक्सलवादी किसी गांव में घुस जाते हैं, वहां पर रात में रुककर विश्राम करते हैं, खाना पीना खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन घरों में वो रुक गए और घर वालों ने जबरदस्ती उनके दबाव में आकर उनको सहयोग कर दिया तो वो नक्सलवादी हो गए। तो आपको सारी चीजों को कहीं से समझना पड़ेगा। बिल्कुल, वाकई में यहाँ एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा इन सारे इलाकों के लिए, तभी आप जो है नक्सलवादियों को और जो नक्सलवादियों के डर से उनके साथ हैं इन दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं। और जो हार्डकोर नक्सली हैं उनके खिलाफ आप बेशक जो है सेना को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, जिनको बुलाना है, लेकिन नक्सलवाद से निपटने के लिए आपके पास कोई ठोस योजना नहीं। भारत की सारी सरकारें नक्सलवादियों के जितनी ही पथभ्रष्ट सरकारें हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बेबाकी से आपने ये बातें कही कि जिस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए था उस तरह से हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं सरवर साहिबा आप अगर देखें तो ये केंद्र सरकार के ऊपर ही मढ़ी जाती हैं बातें कि भाई आप क्या करते हैं, क्यों नहीं फंडिंग समय पे होती, क्यों नहीं सामान सही से पुलिस वालों को मिलते, अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं मिलती, आम आदमियों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई जाती। और ऐसी सारी बातों के लिए सिर्फ केंद्र को जिम्मेदार ठहरा करके आप हाथ नहीं झटक सकते हैं। आखिर स्टेट में सरकारें किस लिए होती हैं? सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर क्यों होता है? मदद तो उन्हीं से मांगेंगे। क्यों मदद नहीं मिलती है? मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? कहां कहां कितने पैसे का अभी आंकड़ा हम नहीं पेश कर पाएंगे आपके पास, लेकिन क्या मदद नहीं मिलती है? हर बात के लिए सीधे केंद्र पे ठेकड़ा फोड़ देने से मसले का हल नहीं होता है। यही वजह है। आपके हिसाब से क्या हल है इस मसले का? देखिए, वो सही कहा सर्वोदय सर ने कि नीचे स्तर पे जाने की जरूरत है। हमने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है कि नक्सलवाद का जन्म कैसे होता है। सोशियोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं, खुद हम जानते हैं कि नक्सलवाद का जन्म कैसे होता है। लेकिन किसी भी कीमत पर खून खराबे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अपना हक मांगने के बहुत सारे जरिए होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे अपना हक मांगा जा सकता है। ये कोई बात नहीं हो गई कि आप किसी की जीप उड़ा दें, कोई ट्रेन पर हमला कर दें, पूरा एक मॉब जा रहा हो, पूरी एक राजनीतिक टीम जा रही हो, उसे उड़ा दें। कहीं ना कहीं ये सही कहा अभिरंजन जी ने कि एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद की शक्ल लेता जा रहा है। ये नक्सलवाद अपने हक मांगने के नाम पे दिशा से भटक रहा है। तो इसके लिए सरकार को सख्ती से निपटने की जरूरत है और केंद्र पे हर बात को नहीं मढ़ना चाहिए। केंद्र ने एनसीवीटी अगर ला करके दिया है कि उसके जरिए चले काम करें हम, तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि राज्य सरकार उस पे अमल करे और अपने पुलिस फोर्स को नए तरीके से लैस करे, इक्विप्ड करे, लॉ एंड ऑर्डर की सुधार करे। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, कुछ इस तरह का काम तो यहाँ राज्य सरकारों को भी करना चाहिए बगैर लड़ाई लड़े। देखिए, केवल जो है से दिल्ली के अंदर में बैठ के कर लेना, मुख्यमंत्रियों को बुला लेना, राज्य के गृह सचिव को बुला लेना, मुख्य सचिव को बुला लेना, इससे मसला हल नहीं आपने अपनी बातें कह दी हैं, आपने बातें कह दी हैं तो कहने लगा। इसके लिए ठोस जो है से निर्णय की आवश्यकता है और इच्छा शक्ति की जरूरत है। किस कारण से यह नक्सलवाद जो है से पनप रहा है,
किस कारण से जो है से लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इसके पीछे जाना पड़ेगा। और वहाँ की जो समस्या है, उन इलाकों की, उन क्षेत्रों की, उन समस्याओं को दूर करना होगा, उन समस्याओं को देखना होगा नज़दीक जा करके, और उस समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। केवल बंदूकें चला करके और पुलिस को जो ऐसे आर्म्स दे करके और अत्याधुनिक हथियार दे करके और इस समस्या का समाधान नहीं होता है। गोली किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान है उस समस्या के जड़ में जाना और उसको दूर करना। वहाँ की स्थिति को देखिए आप जा करके, किस कारण से लोग जो है आज प्रभावित हो रहे हैं, किस कारण से उनके साथ लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जबरदस्ती भी जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे जो है से इच्छा से उनके पास जा रहे हैं, बहुत सारे जो है से प्रभावित होकर करके जा रहे हैं, बहुत सारे जो है से उनके साथ दमन होता है या उनकी समस्याएं हैं उसका निदान नहीं होता है, उसके कारण जा रहे हैं, उनकी गरीबी के कारण जा रहे हैं, बेकारी के कारण जा रहे हैं, बेरोजगारी के कारण जा रहे हैं, गरीबी और अमीरी का जो असमानता है या उनके क्षेत्र जो अविकसित है, उनके इलाके, उनके जहां रहने वाले लोग हैं, उसके कारण जो है से उसमें शामिल हो रहे हैं। तो उन समस्या का समाधान करना होगा। इसके लिए मैंने कहा कि केंद्र सरकार की अगर इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी इन समस्याओं का समाधान का, तब तक इसका जो है से हल नहीं निकाला जा सकता। चलिए यहाँ पर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, राज्य सरकार की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सर्वोदय जी, आपसे भी बहुत ही संक्षेप में कि आखिरकार इस मसले का हल क्या है? जो नक्सलबाड़ी से शुरुआत हुई थी, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी ग्राम से जो शुरुआत हुई, नक्सलबाड़ी से एक लंबी यात्रा तय कर चुका है यह आंदोलन, और वह 57 से ज्यादा टुकड़ों में आज से 10 साल पहले बढ़ चुका था जी। लेकिन बाद में फिर रीऑर्गेनाइज हुआ, और खास करके जैसे हमारे यहाँ एमसीसी थे, और मतलब उग्रवाद में भी जो ज्यादा हार्डकोर थे उन लोगों ने अपने को ऑर्गेनाइज किया, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी कई राज्यों में है। जैसा कि अभिरंजन जी ने भी कहा कि 200 जिलों में आज इनका रेड कॉरिडोर इन्होंने नाम दिया है। तो रेड कॉरिडोर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ये आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया। आज जो विचार थे, जिस विचार से शुरू हुआ था, वो विचार भी अब साथ नहीं। समय की कमी है। मुझे याद है पिछली बार जो घटना घटी थी, जिसकी चर्चा पटेल जी के इलाके की जो घटना घटी थी, जिसमें 4 बंधक बनाए गए थे, उस घटना में क्या हुआ था कि जो निगोशिएट कर रहा था फ्रंट पर आदमी, वो एक दूसरा मत दे रहा था, और फिर जब वो फाइनल होने में उसको 24 घंटा से लेकर 48 घंटा लग गया, यानी लीडर को कहीं और था। तो कहने का मतलब, और यही बातें यहाँ पर पीछे चली जाती है कि उनमें जब असमानताएं देखने को मिलती हैं, उनके बीच में विभाजन है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसकी गहराई में जाना चाहिए, बिल्कुल, और इसके बारे में सोचना चाहिए। सर्वोदय जी हमारे साथ, इसका निराकरण करना चाहिए ठोस इच्छा शक्ति के साथ। और जब तक केंद्र और राज्य और तमाम राजनीतिक दल और तमाम जनतंत्र प्रेमी ताकतें मिलकर के इसका मुकाबला राजनीतिक स्तर पर नहीं करेंगे तो अभिरंजन जी आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार इस नक्सलवाद का हल है क्या? बहुत संक्षेप में, समय की कमी। 3 चीज़ें चाहता हूं मैं। एक चीज़ ये चाहता हूं मैं, देखिए ये मानता हूं कि लोकतंत्र में बातचीत जो है, किसी भी समस्या का सबसे पहले वही विकल्प खोजा जाना चाहिए। तो नक्सलवादियों, माओवादियों के जो भी फ्रैक्शंस बातचीत की टेबल पर लाए जा सकते हैं, उन सबको बातचीत की टेबल पर लाया जाना चाहिए। उनसे ये पूछना चाहिए कि तुम्हारी मांगे क्या है, तुम्हारा रास्ता इस तरह का क्यों है, तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, किन किन इलाकों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाए, और जो हम कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, वो सारी चीज़ें हम करें। मेरा ये मानना है कि इन 200 जिलों के लिए विकास की विशेष योजनाएं चलाई जाए, विकास का एक मास्टर प्लान इन नक्सलवाद प्रभावित इलाकों के लिए अलग से तैयार किया जाए, और इसमें उन सारे लोगों की भागीदारी हो, उन सारे लोगों की रजामंदी से हो। जो चीज़ें वो लोग चाहते हैं, उनको पूरा हक है कि अपने इलाकों के लिए वो अपने देश की सरकारों से और राज्य की सरकारों से कुछ मांगे कर सके और अपने तरीके से वो काम करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ जानता हूं कि ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि हमारी पुलिस जो है वो इक्विप्ड नहीं है, और जो राज्यों की पुलिस है और जो केंद्र की टीम है, जांच एजेंसियां हैं, खुफिया ब्यूरो है, इन सब के बीच में तालमेल की काफ़ी कमी है। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ और मानता हूं कि सिर्फ पुलिस को इक्विप्ड करने से नहीं होगा। मैं तो कहता हूं तुम पुलिस को परमाणु बम दे दो, तो परमाणु बम दे दोगे तो क्या तुम अपने ही जंगलों पर परमाणु बम गिराओगे? मैं तो कहता हूं कि तुम सेना को बुला लो, पूरे जो है चॉपर्स के साथ, जो है फायर जेट्स को तुम बुला लो सेना के साथ, तो क्या तुम अपने ही जंगलों पर, अपने ही आदिवासियों की बस्ती पे तुम बम गिराओगे?
तो मुझे कहीं से ये लगता है कि सिर्फ जो है हम लोग एक तरफा बातें करते हैं। चूंकि भ्रष्टाचार भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राज्य सरकारें भ्रष्ट, भारत की सरकार भ्रष्ट, तो वो ये नहीं मानने के लिए तैयार होती है कि हमारे भ्रष्टाचार की वजह से ये फैल रहा है। वो सीधा सीधा इसको कानून व्यवस्था की समस्या कहते हैं और बड़ी बड़ी जुगाली करते हैं कि हम सख्ती से निपटेंगे। तो सख्ती से तुम निपटोगे कि ये सख्ती से निपटेंगे, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल, सख्ती से कब तक निपटेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेना को बुला लेना बहुत आसान काम है और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करना और हमारे ही देश के लोगों का नुकसान करना कहीं से कोई बुद्धिमानी नहीं लगती। लेकिन नक्सलवाद को सजड़ खत्म करने का क्या उपाय है, इसके बारे में अब सरकारों को, बुद्धिजीवियों को और आपको और हमें सबको चिंतन करने की जरूरत है। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही अभिरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द अगले कार्यक्रम में हम फिर जुड़ेंगे आप तमाम गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।